तो बच्चों आज देखेंगे हम कल से लास्ट टाइम पे जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर से आगे। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, सेकंड वाला लेक्चर है आपके लिए। तो इसमें देखेंगे अपन कि जो अर्नेस्ट रेनन है वो नेशन की क्या डेफिनेशन देते हैं, वो क्या बताते हैं कि नेशन क्या है, बाकी जो लोग हैं उनसे अलग वो नेशन की परिभाषा देते हैं। तो जो अर्नेस्ट रेनन है वो क्या कौन थे पहले देखिए। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है, और उनका ये टाइम पीरियड है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह 1823 से 1823 से 92 तक। इन्होंने एक लेक्चर दिया था सबबर्न यूनिवर्सिटी में 1882 में, ठीक है। अब तब इन्होंने जो अपने आइडियाज़ हैं वो नेशन के प्रति अपने जो आइडियाज़ हैं वो बताए। तो इस लेक्चर को बाद में पब्लिश किया गया था, जो ये इसका नाम है क्वेसी क्यूनो नेशन, ये फ्रेंच भाषा में, और इसे कहा गया व्हाट इज़ नेशन। तो याद रखना व्हाट इज़ नेशन किसका जो लेक्चर था वो था अर्नेस्ट रेनन का था, और इन्होंने ये लेक्चर कहाँ दिया था, सबर्न यूनिवर्सिटी में दिया था, ठीक है। और तो ये क्या बोलते हैं कि जो लोग जो कॉमनली क्या माना जाता है कि लैंग्वेज, रेस और रिलीजन और जो टेरिटरी हैं उनसे मिलकर ही क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है। जबकि इनका मानना अलग है कि जो नेशन है वो कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, कि जो इनके अलावा जो इनके अनुसार कि जो राष्ट्र होता है ना वो लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों, बलिदान और जो आपकी भक्ति वगैरह है उनका परिणाम होता है, उसकी परिणति होता है नेशन। ये इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। और अब आगे देखते हैं अपन, देखो दिस चैप्टर विल डील विद many of the issue visualized by Frederick Soryu. In Figure 1, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation state. देखो जो यूरोप है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस वगैरह आ रहे थे, तो लास्ट में जो चेंज किसके रूप में सामने आए, नेशन स्टेट के रूप में सामने आए। इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डेफिनेशन टेरिटरी had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history of descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the action of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century यूरोप। देखिए हम स्टार्ट करते हैं मेन अपना चैप्टर, द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अगर अपन बात करें कि जो नेशन का जो आइडिया है नेशन का वो कहाँ से आया, तो वो आया आपके सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से आया, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुई थी उससे ये अपने को आइडिया निकल के सामने आया। नेशन का जो आइडिया है वो कहाँ से निकल के आया, तो यूरोपियन नेशन का आइडिया कहाँ से आया सबसे पहले अगर आप बात की जाए तो आपके आया कहाँ से आए, फ्रांस की क्रांति से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द फर्स्ट रियल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। हमने देखा था लास्ट टाइम पे पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था 9th क्लास में। तो आप अगर तो हमने देखा कि किस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है और जो वहाँ जो पावर है वो मोनार्की से हटकर किस प्रकार से अलग अलग पार्ट में ट्रांसफ़र होती है।
वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, बाद में एक डायरेक्टरी का द्वारा रूल चलाया जाता है, फिर बाद में ताना हिटलर आ जाता है और फिर वापस से तो ये चलता रहता है, हमने लास्ट टाइम पे देखा था। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि यूरोप में जो आपके नेशन स्टेट बनने की जो प्रक्रिया या जो नेशनलिज्म है उसकी भावना सबसे पहले आई, तो वो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई, फ्रांस में आई। ठीक है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लीड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अगर अपन बात करते हैं कि जो फ्रांस है, अगर अपन बात करें 1789 में क्या था, 1789 में क्या था, ये क्या था यहाँ पर एक सॉरी 1789 में यहाँ ये जो फ्रांस था एक मोनार्की था। क्या था, मोनार्की था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, राजा का शासन था। इसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ से उठापटक स्टार्ट होने लग जाती है 1789 से, और ये 1991 में क्या हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है यहाँ पर, फिर बाद में, और यहाँ पर बाद में फिर आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पर आ जाता है। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen। देखो अभी क्या बोलना चाह रहा है कि 1789 के बाद जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए या जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, जैसे हमने देखा, तो इसके बाद जो पावर थी वो राजा से किस में ट्रांसफ़र होने लग जाती है, राजा से पावर ट्रांसफ़र होने लग जाती है आपके फ्रेंच सिटीजन्स में पावर ट्रांसफ़र होने लग जाती है। जैसे अपन फर्स्ट अगर बात करें 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या हो, 1791-92 का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें हमने देखा था कि जो जो राजा है उसको हटा दिया जाता है, और जो एक पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक पार्लियामेंट टाइप बनती है, उसमें लीडर्स को लिया जाता है। ठीक है, ये अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपने देखा हो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसमें जो राजा से जो पावर हट के किसके पास आ जाती है, फ्रेंच लोगों के पास आ जाती है, फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ जाती है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो जो रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद में जो लोग थे उन्होंने अपने आप जो नेशन बनाया और अपनी जो डेस्टिनी वगैरह है उसको शेप दिया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड create a sense of collective identity among the people, फ्रेंच पीपुल। देखो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्रेंच वहाँ के जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे ना, उन्होंने फ्रांस के लोगों में या जो लोग थे उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने, जैसे ला पेत्री है ना, द फादरलैंड एंड द लियो सिटियोन द सिटीजन, इनके ये वर्ड उन्होंने यूज किए, ये नारे उन्होंने लगाए। एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार की उन्होंने भावना यहाँ पर नोशन बनाए, धारणा बनाई कि जो लोग हैं सभी जो मेन है उन वो क्या है, इक्वल है, और उनको सभी को क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वल राइट्स वगैरह मिलनी चाहिए। ऐसी उन्होंने भावना बनाई वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके अंदर। ला पेट्री और लियो सिटियोन नाम, इन पर ज़्यादा जोर डाला गया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांस का एक नया जो फ्रेंच फ्लैग था वो जो जिसे अपन ट्राई कलर कहते हैं वो चूज किया गया, और किसकी जगह पर, जो पहले राजा का जो झंडा था, राजा के झंडे की जगह एक ट्राई कलर जो आपके फ्लैग है वो चुना गया। जो स्टेट जनरल था, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो आपकी जो स्टेट जनरल थी उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया,
क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। ठीक है। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory. देखो, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। मतलब क्या है कि केवल सेंटर के द्वारा ही, मतलब यहाँ पर सरकार जो राज्यों की सरकार थी वो नहीं थी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सरकार चलाई जाएगी। इस कारण यहाँ पर सेंट्रलाइज सरकार थी। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। देखो, जो पहले बहुत सारे बैरियर थे, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह थी, उनको हटा दिया गया और जो वेट की एक जो यूनिवर्सल जो मतलब एक जो वेट है वगैरह है उनको एक सार्वभौमिक, मतलब वहाँ पर जो कंट्री थे ना उसको वेट यूनिफॉर्म सिस्टम क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। जो रीजनल जो बोलियाँ, डायलेक्ट्स मतलब जो बोलियाँ थी उनको कम किया गया और फ्रेंच जो वहाँ की जो लैंग्वेज है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और उसको ज़्यादा बोला जाने लगा। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और जो फ्रेंच जो थी वो क्या हो गई, एक कॉमन लैंग्वेज वहाँ पर बन गई। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nation। देखो, अब जो जैसे ही ये सब फ्रांस में हुआ तो अब फ्रांस के जो लोग थे ना वो क्या करते हैं, जो वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो क्या कहते हैं कि ये तो फ्रांस का भाग्य है कि जो पूरा जो यूरोप है उसमें अपन क्या करेंगे, पूरे यूरोप में इस प्रकार से नेशन स्टेट बनाएंगे और जो तानाशाही जो सरकारें हैं उनके खिलाफ अपन आवाज़ उठाएंगे, उनसे लड़ेंगे इस प्रकार। और वहाँ के जो पीपुल है, यूरोप के पीपुल, उनको अपन क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। पूरे यूरोप की पीपुल की जो है वो अपन हेल्प करेंगे, ऐसा ये करने लग जाते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखिए आगे देखो। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs। देखो, जैसे ही इन फ्रांस में जो इवेंट्स चल रहे थे, ये इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, तो इनकी सूचना जैसे ही यूरोप के अन्य देशों में को जैसे ही इनका पता चला ना, तो वहाँ के जो स्टूडेंट और जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो क्या करने लग जाते हैं, जैकोबियन क्लब फॉर्म करने लग जाते हैं। क्या फॉर्म करने लग जाते हैं, बहुत सारे जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, फॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है। दियर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, Belgium, Switzerland and much more Italy in 1790। With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। देखो, अब क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मी है ना उसने जिम्मेदारी ली नेशनलिज्म है उसको आगे बढ़ाने की, और ये बहुत सारी जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें ले गई, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली वगैरह में, हॉलैंड में, इनमें जो नेशनलिज्म की जो भावना है ना उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। तो आगे देखिए, अब आगे हम कल पढ़ेंगे।